Hello friends, welcome back to my channel Easy Civil. In the last lecture we studied about the concrete. हमने लास्ट लेक्चर में कंक्रीट को समझने की कोशिश की, उसके इंग्रेडिएंट्स को समझने की कोशिश की, उसको हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके अपने डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द प्रोसेसेस इंक्लूड इन द कंक्रीटिंग। वो प्रोसेसेस कुछ इस तरह है: बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग एंड क्यूरिंग। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में रियल लाइफ में एग्जांपल जो सीखा था दाल चावल का, उसके साथ इसको रिलेट किया था। इसी लेक्चर में हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखने वाले हैं। ओके, लेकिन ये सब चीज़ें पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। वो टर्मिनोलॉजी कुछ इस तरह है: आईएस कोड्स, प्रोपोर्शन, फोर्स, क्यूब, स्ट्रेंथ एंड ग्रेड्स। देखो दोस्तों, अगर हमको ये चीज़ें सीखना है तो उसमें कुछ टर्म्स आने वाले हैं। वो टर्म्स अगर हमको पता नहीं रहेंगे तो हम ये चीज़ ईजिली सीख नहीं पाएंगे। हमको ईजिली सीखने के लिए हमको ये चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं प्रोसेसेस इंक्लूड इन द कंक्रीटिंग समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें समझने के लिए आसान रहेगी। सो स्टार्टिंग विद द टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट वन रहेगा आईएस कोड्स। प्रोपोर्शन, व्हाट इज मीन बाय फोर्स, क्यूब क्या रहता है, स्ट्रेंथ क्या रहता है, और व्हाट आर द ग्रेड्स इंक्लूड इन द कंक्रीटिंग। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हम हर एक टर्मिनोलॉजी को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड कोड, दैट इज़ आईएस कोड। आईएस का लॉन्ग फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड, ओके, एंड दैट इज़ कोड्स। वो कोड्स जो रहते हैं वो बीआईएस से डिज़ाइन करके आते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय बीआईएस इज़ नथिंग बट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट्स लोग रहते हैं। एक्सपर्ट्स लोग हर एक चीज़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, कुछ आरसीसी के रिलेटेड रहते हैं, कुछ स्टील के रिलेटेड लोग रहते हैं। वो एक्सपर्ट्स लोग उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, काम करते हैं, और कुछ वैल्यूज, कुछ गाइडलाइंस ढूंढ के निकालते हैं। और वो गाइडलाइंस हमें यूज़फुल रहती है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए। कुछ स्टील में रहेगा, कुछ कॉन्क्रीट में रहेगा, कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए रहेगा। ओके, होता क्या है कि आईएस कोड्स क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस फॉर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स। डिज़ाइन करने के लिए, उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस दिए जाते हैं। वो गाइडलाइंस कहाँ पे रहते हैं, वो आईएस कोड्स में रहते हैं। नेक्स्ट वन, रूल्स, डूज एंड डोंट्स। उसमें कुछ रूल्स दिए रहते हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स दिए रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए फॉर गुड कंस्ट्रक्शन, हमें क्या नहीं करना चाहिए फॉर द बेटर प्रैक्टिस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। एंड नेक्स्ट वन इज अल्टीमेट गोल इज टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर्स। तो आईएस कोड्स होते क्या है, आईएस कोड्स कुछ इस तरह से होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, आईएस इज़ नथिंग बट इंडियन स्टैंडर्ड 456, उसके लिए नंबर दिया गया है। और 2000 मतलब 2000 ईयर में वो बनाया गया है या रिवाइज हुआ है। वो आईएस 456/2000 किस लिए है, इट इज़ गिवन फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। नेक्स्ट वन इज़ द, फॉर एग्जाम्पल, आईएस 800/2007। आईएस इज इंडियन स्टैंडर्ड 800 एंड इज़ द नंबर, एंड 2007 में वो रिवाइज हुआ है, इसलिए उसको नाम 2007। वो किस लिए यूज़ किया गया है, वो इसलिए यूज़ किया गया है फॉर द जनरल कंस्ट्रक्शन इन द स्टील। नेक्स्ट वन इज़ द आईएस 875 1987 विच इज़ यूज्ड फॉर, उसमें अलग अलग पार्ट्स है, पार्ट 1 2 3 4 5, जिसमें डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, विंड लोड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये लोड्स हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरह से लगाने चाहिए, उसमें क्या वैल्यूज़ ली जानी चाहिए, इसकी रिलेटेड ये कोड्स है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि आईएस कोड्स किस तरह से रहते हैं, इस एग्जांपल को मैं और आगे लेके जाने की कोशिश करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू द, एक अलग चीज़, अलग एग्जांपल दूंगा, थोड़ा वियर्ड रहेगा लेकिन समझने के लिए आसान रहेगा। जैसे दोस्तों, अभी तो यूट्यूब आ गया है जिस पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, लेकिन पुराने ज़माने में जब हमारी माता खाना बनाती थी तब ये सब चीज़ें नहीं थी। तो उस टाइम पे रेसिपी बुक्स हुआ करती थी, मतलब बुक्स हुआ करती थी जिसमें रेसिपीज़ दी रहती थी फूड की। मैं फूड का एग्जांपल हमेशा लास्ट टाइम दाल चावल का दिया था, इस टाइम भी रेसिपी के रिलेटेड बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई एम फूडी काइंड ऑफ पर्सन। तो थोड़ा रिलेट करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग की कंसेप्ट को खाने के साथ। ओके, सो 456/2000 को अगर मैं रिलेट करूँगा कुछ वेज रेसिपी के बुक के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कंक्रीट रहता है, स्टील रहता है, लेकिन वेज रेसिपी, ये भी स्ट्रक्चर ही है सिविल इंजीनियरिंग का, स्टील का भी स्ट्रक्चर ही है, और इसमें भी वेज भी खाना है, नॉन वेज भी खाना है। लेकिन वेज बुक में वेज के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए रहेगी, उसमें गाइडलाइंस दिए रहेगी खाना किस तरह से बनना है, कि क्या क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, किस अमाउंट में क्या चीज़ डालनी चाहिए, सो दैट वी कैन गेट द
गुड फूड। उसी तरह से मैंने कंपेयर किया है नॉनवेज को 800 2007 के साथ और स्नैक्स को 875 1987 के साथ। मैंने इसलिए आपको ये एग्जांपल दिया है, वियर्ड रहेगा थोड़ा लेकिन समझ में आसान इसलिए है क्योंकि वेज में कुछ वेज की चीज़ें दी रहेगी, उसके गाइडलाइंस दिए रहेगी, नॉन वेज में नॉन वेज की गाइडलाइंस दिए रहेगी कि किस तरह खाना बनाना चाहिए, किस तरह नहीं बनाना चाहिए, कितने अमाउंट में क्या डालना चाहिए। उसी तरह से 800 2007 में स्टील के रिलेटेड पॉइंट्स दिए कि स्टील कितनी जगह कैसा यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए, किस जगह पे क्या जाना चाहिए, किस जगह पे क्या नहीं जाना चाहिए और किस तरह से गुड प्रैक्टिस करेंगे सो दैट वी कैन गेट द गुड स्ट्रक्चर। एंड उस तरह से मैंने स्नैक्स को कंपेयर किया है इसके साथ। मैं ये कंपैरिजन इसलिए आपको बता रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि अलग अलग सेक्टर में कुछ अलग अलग चीज़ें दी रहेंगी, उसके अलग अलग गाइडलाइंस दिए रहेंगी टू गेट द गुड स्ट्रक्चर। एंड इसको मैंने कंपेयर जो बुक्स के साथ किया है टू गेट द गुड फूड। सो ये कंपैरिजन मैंने इसलिए किया है आपको वो इजीली समझ में आए। तो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा कि IS कोड्स क्या रहते हैं। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया लेकिन आपको जनरल आइडिया दे दी है कि IS कोड्स क्या रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा प्रपोर्शन यानी कि रेशियोज़। हिंदी में बहुत हिंदी में इजीली समझ में कि नहीं मैंने ये लिखा है कि कौन सी चीज़ कितनी रहेगी। मतलब कंक्रीट में अगर आप कौन सी चीज़ डालते हो, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम डालते हैं सीमेंट, सैंड दैट इज़ फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर विथ और विदाउट एडमिक्सचर। एडमिक्सचर हमेशा डालते हैं ऐसा नहीं है। उसी तरह से कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में रहेगी ये रेशोज़ से पता चलता है। ये रेशोज़ कुछ इस तरह रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है 1:1:2। 1:2 मतलब रेशो को डिनोट करता है 1:1:2, जिसमें से 1 पार्ट इज़ नथिंग बट द सीमेंट, 1 पार्ट इज़ नथिंग बट द फाइन एग्रीगेट दैट इज़ सैंड एंड 2 इज़ नथिंग बट कोर्स एग्रीगेट दैट इज़ मेटल्स। अभी हमें ऐसे कैसे पता चला कि ये 1:1:2 क्या है? 1:1:2 ये जो रेशो है वो दिया है IS कोड्स में। IS कोड्स में दिया है कि इस प्रोपोर्शन में लेना है। हमें कैसे पता चला कि उसमें क्या क्या डालना है? उसमें दिया है कि 1 प्रोपोर्शन इज़ नथिंग बट सीमेंट रहेगा, 1 प्रोपोर्शन रहेगा फाइन एग्रीगेट एंड 2 प्रोपोर्शन रहेगा कोर्स एग्रीगेट। वो हमें पता चलेगा IS कोड्स में से कि जिसमें दिया है वैल्यूज़। उनके बाद हम सीखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय फोर्स। फोर्स हम मैकेनिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज मैं जस्ट आपको जनरल आइडिया देने वाला हूँ। फोर्स इज़ नथिंग बट द पुश और पुल गिवन टू द ऑब्जेक्ट। उसकी वजह से पुश और पुल की वजह से चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, उसको हम फोर्स बोलेंगे। ओके, उसका यूनिट है न्यूटन। न्यूटन ये यूनिट से उसको डिनोट किया जाता है। जैसे कि हमारा जो वेट रहता है उसको हम डिनोट करते हैं केजी में, वैसे ही फोर्स एक क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, मैकेनिक्स में डिटेल में बताऊंगा। उसकी वजह से वो पुश या पुल देता है ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये बॉल है, मैंने यहाँ से उसको एक्सटर्नली कुछ पुश दिया तो ये बॉल यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको बोलते हैं पुश। और मैं अगर इस चीज़ को मेरी तरफ खींचने की कोशिश करूँगा तो बॉल यहाँ से यहाँ आएगा, उसको बोलते हैं पुल। ओके, तो फोर्स को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। वो जो दो टाइप्स है वो है कॉम्प्रेसिव फोर्स एंड सेकंड वन इज़ द टेंसाइल फोर्स। कॉम्प्रेसिव फोर्स मतलब उसको पुश देना और टेंसाइल फोर्स मतलब उसको खींचना। हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं। उसमें से अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं बीम का, अगर कोई चीज़ को हम बीम कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल को मैंने बीम कंसिडर किया है, मैं अगर इस बीम को मोबाइल को दोनों तरफ से पुश देने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो फोर्स रहेगा कॉम्प्रेसिव फोर्स। इट इज़ नथिंग बट पुश। और नेक्स्ट वन इज़ नथिंग बट द टेंसाइल फोर्स। वो जो चीज़ है, अगर मैं ये बीम को दोनों साइड से खींचने की कोशिश करूँगा या कुछ फोर्स अप्लाई करूँगा, दोनों साइड से इक्वल एन अमाउंट फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, तो ये स्ट्रेच होगा, ये टेंस होगा, तो उसको टेंसाइल फोर्स, दैट इज़ नथिंग बट द पुल। ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया रहेगा कि व्हाट इज़ मीन बाय फोर्स, व्हाट इज़ मीन बाय कॉम्प्रेसिव फोर्स, व्हाट इज़ मीन बाय टेंसाइल फोर्स एंड फोर्स क्या रहता है। तो आपको इसका यूनिट ध्यान में रखना है न्यूटन। ये चीज़ आगे जाके आपको लगने वाली है, इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी में ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज़ द क्यूब। क्यूब एक 3 डायमेंशनल एलिमेंट या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रहता है जिसको लेंथ, विड्थ या हाइट रहती है। आपको पता है, अगर आपको
इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई, हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक डायमेंशन के साथ। इसका डायमेंशन रहेगा लेंथ, विड्थ और हाइट। फॉर एग्जांपल मैं लेंथ लेता हूँ 2, विड्थ लेता हूँ 2 और हाइट भी लेता हूँ 2 मीटर या 2 mm तो नहीं ले सकते, मीटर लेता हूँ। ओके, तो 2 मीटर बाय 2 मीटर बाय 2 मीटर का अगर ये क्यूब है तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 8। सो इसका वॉल्यूम टोटल हो गया 8 मीटर क्यूब। ओके दोस्तों, तो आपको क्यूब समझ में आया, उसका वॉल्यूम समझ में आया। इट इज़ नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स 3 डायमेंशन। बहुत बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको बेसिक पता नहीं रहता, पढ़ाई करने जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की, इसलिए मैं बता रहा हूँ बहुत बेसिक से। इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाय 2 बाय 2 विच इज़ नथिंग बट द 8 मीटर क्यूब। तो आपको बेसिकली समझ में आया प्रोपोर्शन क्या है, फोर्स क्या है, क्यूब क्या है। उसका यूनिट न्यूटन है, इसका यूनिट mm क्यूब है। अगर मैं इसके 2 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, मतलब उसका एरिया करता हूँ, उसका एरिया निकालता हूँ, तो एरिया क्या रहेगा दोस्तों? अगर मैं सिर्फ ये 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो ये 2 बाई 2 इज़ नथिंग बट 4। अगर मैं कुछ प्लेन फिगर का एरिया निकालना चाहता हूँ, इट इज़ नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डायमेंशंस। अगर ये प्लेन लैमिना है, प्लेन फिगर है, इसका ये डायमेंशन 2 मीटर है और इसका ये डायमेंशन 2 मीटर है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस विल गिव मी द एरिया, और एरिया रहेगा 4 मीटर स्क्वायर। ओके, सो वॉल्यूम इज नथिंग बट द मीटर क्यूब, एरिया इज नथिंग बट द डायमेंशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मीटर बाय 2 मीटर इज नथिंग बट द 4 मीटर स्क्वायर। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आपको ये लगने वाली है। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हमने अभी देखा कि फोर्स रहता है, उसके 2 टाइप्स रहते हैं, कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स। अभी हम नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ने वाले हैं वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ डिनोट किया जाता है वो कंप्रेसिव फोर्स के अगेंस्ट उसका जितना रेजिस्टेंस है उसकी वजह से जो वैल्यू आती है उसके हिसाब से उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिनोट किया जाता है। इट इज़ नथिंग बट द रेजिस्टेंस टू द फेल्यूर अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। अगर हम कंक्रीट को कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फेल्योर होने तक जितना रेजिस्टेंस उसका वैल्यू दिखाता है उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसको और एक चीज़ भी बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। एक कंक्रीट का क्यूब रहता है जिसका स्टैंडर्ड डायमेंशंस रहता है 150 बाय 150 बाय 150 mm। ये स्टैंडर्ड डायमेंशंस IS कोड्स में दिया गया है। आपको पता है कि ये अगर क्यूब है और ये कंक्रीट से बनाया गया है तो उसको हम टेस्ट करने के लिए कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में डालते हैं। एक ऐसा मशीन रहता है जिसमें ये क्यूब रखा जाता है, दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स दिया जाता है, एक वैल्यू आती है जहाँ पे ये ब्रेक होता है, उसको वो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वो जो फोर्स है वो डिवाइड बाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया किया जाता है। उसमें से जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डेफिनेशन हमने कॉलेजेस में पढ़ा है दोस्तों, लेकिन मुझे पता है कि 10 में से 8 बच्चों को ये डेफिनेशन कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आया। ये समझने के लिए मैंने थोड़ा एक एग्जांपल का यूज़ किया है। ये एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इसका जो जनरल आइडिया है वो देता हूँ। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में एक क्यूब को टेस्ट करते हैं जिसका साइज़ है 150 बाई 150 बाई 150 mm। उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, वो फोर्स कंप्रेसिव रहता है। जिस फोर्स के वैल्यू पर ये ब्रेक होता है उसका ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। तो दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को समझने के लिए मैंने एक रियल लाइफ का एग्जांपल लिया है, उसमें मैंने एक लड्डू लिया है। आपको कंपेयर करना है इस लड्डू को एक क्यूब के साथ जिसका डायमेंशन ये दिया हुआ है, और मेरा हाथ जो है वो एक कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है। अगर मैं इस लड्डू को दोनों साइड से कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूँ तो एक वैल्यू आएगी जहाँ पे ये क्रश होगा, ये कुछ इस तरह से ये क्रश होगा। सिमिलरली इसी तरह से एक कंक्रीट का क्यूब क्रश होता है, और वो जो मैंने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया करेंगे हम mm स्क्वायर में तो हमको वो वैल्यू मिल जाएगा। फोर्स तो जो हम अप्लाई करते हैं उसका वैल्यू रहता है न्यूटन में, और जो एरिया जिसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर हम फोर्स लगाने वाले हैं mm स्क्वायर, अगर हम न्यूटन पर mm स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस एग्जांपल्स के साथ आपको समझ में आया रहेगा कि कंक्रीट के साथ कैसी टेस्टिंग होती है। मैं डिटेल में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी आपको सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लड्डू के साथ उसको कंक्रीट की क्यूब को कंपेयर किया है। जैसे लड्डू कंप्रेस फेल्योर हो गए, उसी तरह से कंक्रीट का क्यूब भी फेल्योर हो जाता है। तो आपको ये डेफिनेशन समझनी है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। उसके लिए भी मेरे इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है उसी तरह से एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि हमने ऐसे 1 2 3 4 5 अप टू 100 क्यूब कास्ट किए हैं। ओके, साइट पे जो कंस्ट्रक्शन चालू रहता है वहाँ पे टेस्टिंग के लिए उसका कंक्रीट का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कुछ क्यूब्स कास्ट किए रहते हैं। उस क्यूब्स में से आपको ऐसा समझ लो, फॉर एग्जांपल आपको ये डेफिनेशन समझने के लिए इजी जाएगा कि आपने 1 2 3 4 अप टू 100 क्यूब कास्ट किए हैं। अगर हमने इस सभी क्यूब्स की कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में टेस्ट की तो उसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आते हैं। फॉर एग्जांपल पहले क्यूब का टेस्ट में जो वैल्यू आया है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 21 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आया है। दूसरे इसका आया है 25, तीसरा आया है 26, फोर्थ का आया है 27.5। कुछ इस तरह से हमने 100 क्यूब्स का कास्टिंग करने के बाद कुछ इस तरह से रिजल्ट आए। उस हर रिजल्ट में हर एक वैल्यू देता है, उसमें आप समझ में आएगा कि आपको कुछ जगह पे 21 दिया है, कुछ जगह पे 22 दिया है, कुछ जगह पे 23, कुछ जगह पे 24, कुछ जगह पे 24.5 दिया है। ओके, सो आउट ऑफ 100 रिजल्ट्स कुछ 5 रिजल्ट इस तरह आए हैं 21, 22, 23, 24, 24.5, मतलब 5 रिजल्ट 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के नीचे आया है और बाकी जो 95 रिजल्ट्स है वो 25 न्यूटन एमएम स्क्वायर के ऊपर आए हैं। मतलब 95% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर अबाउट 25 न्यूटन एमएम स्क्वायर। इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन एमएम स्क्वायर है। आपको एग्जांपल बहुत इजीली समझ में आएगा कि 100 क्यूब कास्ट करो, उसमें से अगर 5 का रिजल्ट 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से नीचे आता है तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहेगा। तो ये डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, उसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डेफिनेशन का मीनिंग यही है कि 5% रिजल्ट उसके कम आने चाहिए। मतलब आप अगर 25 न्यूटन एमएम स्क्वायर के क्यूब के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हो और आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से आते हैं 5%, मतलब 5 वैल्यूज़ आपके अगर बिलो 25 आती है तो चलेगा, लेकिन 95% ऑफ द रिजल्ट्स इसके नीचे नहीं आने चाहिए, दैट इज़ 25 के नीचे नहीं आने चाहिए। तो वो जो वैल्यू रहेगी वो उसकी कंप्रेसिव। तो दोस्तों इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट। ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट पढ़ने के लिए हमें प्रोपोर्शन सीखना ज़रूरी था, हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीखना ज़रूरी था, हमें आईएस कोड क्या रहते हैं वो सीखना ज़रूरी था। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट क्या रहता है। इट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 डेज। 28 दिन के बाद हम कंक्रीट को जब टेस्ट करते हैं तो उसके ग्रेड्स के हिसाब से स्ट्रेंथ आना ज़रूरी है। वो जो ग्रेड्स रहते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय M25। फॉर एग्जांपल M इज़ नथिंग बट मिक्सचर विच स्टैंड्स फॉर मिक्सचर, M स्टैंड्स फॉर मिक्सचर। 25 इज़ नथिंग बट इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आपको पता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहती है, विच इज़ डिनोटेड इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हमने अभी बताया कि ये जो वैल्यूज़ है, ये जो ग्रेड्स है वो दिया रहता है कंक्रीट के रिलेटेड जो चीज़ें रहती है वो IS 456-2000 में दी रहती है। IS 456-2000 इस IS कोड में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें n नंबर ऑफ ग्रेड्स दिए हुए हैं कंक्रीट की। वो जो कंक्रीट है वो इस तरह से कुछ दिया है टेबल। फर्स्ट वन इज़ द ग्रुप। ग्रुप मतलब उस ग्रेड का नाम क्या है, वो किस ग्रुप में आता है, वेदर इट इज़ ऑर्डिनरी कंक्रीट और इट इज़ स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। नेक्स्ट वन इज़ द ग्रुप डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब ग्रेड्स में अलग अलग टाइप्स है, फॉर एग्जांपल M10, M15, M25, इसके हिसाब से ये बढ़ते जाते हैं। M25 का मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पे M स्टैंड्स फॉर मिक्सचर। जैसे कि आपको पता है IS स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड, उसी हिसाब से M स्टैंड्स फॉर मिक्सचर। इस तरह से वैल्यूज़ इंक्रीज होती जाती है। तो M जो रहता है वो मिक्सचर है 10, इसका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अभी IS कोड्स में M10 to M25 जो ग्रेड्स है उसकी प्रोपोर्शन कितनी होनी चाहिए
मतलब कंक्रीट में आप जो इंग्रेडिएंट्स डालते हो आपको पता है कि इंग्रेडिएंट्स कौन से रहते हैं, सीमेंट रहता है, सैंड रहता है, कंक्रीट रहता है। तो मैंने बताया आपको कि आईएस कोड में दिया है फर्स्ट प्रोपोर्शन इज नथिंग बट इट्स सीमेंट क्वांटिटी, नेक्स्ट वन इज इट्स फाइन एग्रीगेट क्वांटिटी एंड लास्ट वन दैट इज इट्स कोर्स एग्रीगेट क्वांटिटी। तो अगर हम 1 प्रोपोर्शन में सीमेंट लेते हैं, M10 हमें अगर कंक्रीट बनाना है तो 3 प्रोपोर्शन में हमें सैंड लेनी पड़ेगी, उसके 3 पार्ट्स में सैंड लेनी पड़ेगी और 6 पार्ट्स में उसकी मेटल्स यानी कोर्स एग्रीगेट लेनी पड़ेगी। थर्ड पार्ट में हम उसको डिनोट करते हैं स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm का क्यूब रहता है। उसके 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ आती है वो हम डिनोट करते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में। अभी यहाँ पे आपने देखा कि 28 डेज, वाई 28 डेज? 28 डेज बिकॉज आफ्टर द एक्सपेरिमेंटेशन ये पता चला है कि 28 दिन के बाद कंक्रीट 99% ऑफ इस स्ट्रेंथ गेन करता है। उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो 28 दिन के बाद वो गेन करता है, इसलिए हम उसको 28 डेज कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों इस आईएस कोड में ये टेबल को ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को डिवाइड किया गया है। इसमें 3 जो ग्रेड है M10, M20, 15 एंड M20 वो ऑर्डिनरी कंक्रीट में आते हैं। ये स्टैंडर्ड ग्रेड्स M25 टू M45 तक आते हैं और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के ग्रेड M60 है उसके आगे आते हैं। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स, ये जो ग्रेड्स है इसमें जो इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन दिया है वो स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जांपल M25 के लिए 1:1:2 मतलब 1 पार्ट ऑफ द सीमेंट, 1 पार्ट ऑफ द फाइन एग्रीगेट दैट इज सैंड एंड 2 पार्ट्स ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। उसको अगर हम इजीली समझने की कोशिश करेंगे तो वो एक चीज़ ऐसी है कि अगर हम 50 kg का सीमेंट लेते हैं तो हमें 50 kg का ही सैंड लेना पड़ेगा और इंटू 2 करना पड़ेगा कोर्स एग्रीगेट के लिए। मतलब फाइन एग्रीगेट हमारा अगर सीमेंट अगर हमारा 50 kg है तो 1 पार्ट विल बी 50 kg ऑफ सैंड एंड 2 पार्ट मतलब 50 इंटू 2 दैट इज़ 100 kg का आपका कोर्स एग्रीगेट रहेगा एक कंक्रीट बनाने के लिए। आपको प्रोपोर्शन समझ में आया, आपको ग्रेड समझ में आई, उसका 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए ये टेबल में दिया हुआ है। ग्रेड्स को पढ़ने के बाद हम अब पढ़ने वाले हैं प्रोसेसेस इंक्लूड इन द कंक्रीटिंग। तो दोस्तों ये सब चीज़ें बताने के लिए मुझे आपको सब बेसिक बताना पड़ा था। अभी सब बेसिक पढ़ने के बाद हम जो प्रोसेसेस देखने वाले हैं वो बहुत शॉर्ट में देखने वाले हैं। हर एक प्रोसेस बहुत लंबी प्रोसेस है, उसके ऊपर बड़ा वीडियो बन सकता है, तो इसलिए मैं अभी आपको शॉर्ट में बताऊंगा। फर्स्ट वन इज़ द बैचिंग। बैचिंग इज़ नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन इज़ द मिक्सिंग। द मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स मतलब जो कंक्रीट के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसको यूनिफॉर्मली मिक्स करना चाहिए, एक होमोजेनियस मिक्स बनना चाहिए, उसको बोलते हैं हम मिक्सिंग। मिक्सिंग हम अलग अलग टाइप से करते हैं। कंक्रीट मिक्सर्स रहते हैं, हैंड मिक्सिंग, ये उसके 2 टाइप्स है। ट्रांसपोर्टेशन, हम जो कंक्रीट बनाते हैं वो साइट पे लेके जाने के लिए हमको कुछ ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स की ज़रूरत रहती है, मतलब कुछ बकेट की ज़रूरत रहती है, कुछ पाइप्स या पाइपलाइन की ज़रूरत रहती है इन केस ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट। नेक्स्ट वन इज़ द प्लेसिंग। हम जो कंक्रीट बनाते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन लेके जाते हैं साइट पे और उसको हम पोर करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेसिंग। वो हम किस में पोर करते हैं? फॉर्मवर्क। वो फॉर्मवर्क क्या रहता है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। इट इज़ टाइप ऑफ मोल्ड विच इज़ मेड ऑफ स्टील एंड वुड। नेक्स्ट वन इज़ द कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन हम करते हैं जब हम फॉर्मवर्क में कंक्रीट डालते हैं तो उसको वाइब्रेटर से वाइब्रेट करते हैं सो दैट वो ईजिली सेटल हो जाए, उसमें कुछ एयर गैप ना रहे। उसमें अगर एयर गैप रहता है तो वो आपकी स्ट्रेंथ कम करता है। क्यूरिंग इज़ नथिंग बट जो हम साइट पे देखते हैं कंस्ट्रक्शन होने के बाद पानी मारा जाता है, वो साइट पे जो कंस्ट्रक्शन होने के बाद वो कॉलम्स रहते हैं, बीम्स रहते हैं, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन ऑफ वाटर रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि उसका स्ट्रेंथ बढ़ सके। ये हो गए उसके प्रोसेसेस इंक्लूड इन द कंक्रीटिंग। ये हर एक प्रोसेस हर एक दूसरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड रहता है। ये समझने के लिए मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है। एज यूजुअल मैंने हर बार की तरह एक फूड का ही एग्जांपल लिया है, लेकिन इस बार जो फूड आपके घर पे आने वाला है ऑनलाइन फूड डिलीवरी से आने वाला है। बैचिंग जो रहेगा, बैचिंग और मिक्सिंग को मैंने कंपेयर किया है। प्रिपरेशन ऑफ योर फूड एट होटल, जो होटल पे आपका खाना बनता है वो बैचिंग और मिक्सिंग हो क्या आता है, मतलब इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा होते हैं, उसको मिक्स किया जाता है, मतलब खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट वन द 2 प्रोसेसेस दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग इज कंपेयर्ड विद द कैरिड बाय द डिलीवरी बॉय।
ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी में जो खाना बनाने डिलीवरी बॉय रहता है वो खाना बनाने के बाद आपके घर पे लेके आता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। प्लेसिंग मतलब वो आपके घर पे खाना रख के जाता है। आफ्टर यू हैड योर फूड, आपको अगर शाम को खाना खाते हैं, वो जो फूड ऑनलाइन आया है आपका खाना खाते हैं, तो आप कॉम्पैक्शन करने के लिए जाते हैं। कॉम्पैक्शन करने के लिए जाते हैं मतलब क्या है, आप वॉक के लिए जाते हैं। वॉक के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि आप खाना खाने के बाद थोड़ा चलने के बाद वो खाना आपके पेट में सेटल हो सके। नेक्स्ट वन, ड्रिंकिंग वाटर, आप खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, तो अल्टीमेटली कंक्रीट को लास्ट में पानी दिया जाता है। ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी का एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि आप इस चीज़ों के साथ कंपेयर कर सको। तो दोस्तों आज हमने ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट एंड प्रोसेसेस इंक्लूड इन द कंक्रीटिंग ये समझने के लिए बहुत सारे बेसिक टर्म्स की पढ़ाई की। उसमें आता है आईएस कोड रहता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है, प्रोपोर्शन क्या रहता है, उसमें ग्रेड्स कैसे रहते हैं, ग्रेड्स का मतलब क्या है, व्हाट यम स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज़ 25 स्टैंड्स फॉर। तो आज हमने इन ब्रीफ पढ़ने की कोशिश की। थोड़ा और भी था, इसके ऊपर अलग वीडियोस बनेंगे क्योंकि ये हर एक प्रोसेस के ऊपर बहुत सारे चीज़ डिपेंड रहती है। बैचिंग में भी बहुत सारे टाइप्स है, मिक्सिंग में टाइप्स है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, क्यूरिंग कुछ इस तरह से है। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा। वो इंग्रेडिएंट के ऊपर कॉन्क्रीटिंग का एक अच्छा समझ में आने के बाद आपको मैं इन प्रोसेसेस के ऊपर अलग अलग से, मतलब बैचिंग के ऊपर अलग, मिक्सिंग के ऊपर अलग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये टीचिंग अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।